आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जुलाई माह का समझेंगे। जहां जहां आवश्यकता होगी हम लोग मैप का सहारा लेंगे। तो जुलाई के पहला टॉपिक को हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं चीजों को देखा जाएगा, व्यर्थ का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम में, वो हम लोग को देखना है कर्नाटक चुनाव। अभी हाल में कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ है और उसमें कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। अब इस पॉइंट में हमें ये देखना है कि हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो हमारे परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि सीधा रमैया साहब जो है, जो पहले भी मुख्यमंत्री रहे थे, वो अब कांग्रेस के तरफ से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए। तो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण को पढ़े उससे पहले एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो ये समझना है, ये कर्नाटक है। इसमें विधानसभा की 224 सीटें होती हैं, यानी 224 एमएलए, जिसे हम लोग हिंदी में विधायक कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 224 एमएलए चुनाव के दौरान चुन के आते हैं। तो अब हम लोग परिणाम देखेंगे कि परिणाम क्या रहा है। थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे 2018 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के और इस बार 2023 में जो चुनाव हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी को 2018 में 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और एक और पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस, जनता दल सेक्युलर इसे कहते हैं, उन्हें 37 सीट ही मिली थी। ये जेडीएस पार्टी जो है, हमारे एक प्रधानमंत्री थे 96-97 के आसपास, देवेगौड़ा साहब, उनकी पार्टी है। उनके पुत्र हैं कुमारा स्वामी, उनकी पार्टी है। तो जहां बीजेपी को 104 सीट मिली और इस बार यदि हम लोग देखेंगे डाउनफॉल हुआ बीजेपी का, 66 सीट आया है बीजेपी को। ये पूछा जा सकता है पीटी एग्जाम में कि कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली, कभी कभी पूछा जाता है। 135 सीटें कांग्रेस को मिली है, काफी अच्छा हाइक आया है सीट में 135। और जेडीएस जो रीजनल पार्टी है वो कोलैप्स कर गई है, 19 सीट कुमारा स्वामी की। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। पीटी के लिए 66 सीट बीजेपी को, 135 कांग्रेस को और 19 सीट जेडीएस को मिला है। इसमें मेंस पर्सपेक्टिव से ये समझना है कि सामान्यतः यह देखा जाता है कि कर्नाटक में ना प्रति 5 वर्षों में सत्ता परिवर्तन होता है। आप कितना भी बेहतर काम कर लीजिए, सामान्यतः ऐसा देखा गया है राजस्थान के तरह, हिमाचल प्रदेश की तरह, कि सत्ता परिवर्तन प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे सीएम तो सीधा रमैया साहब बन गए हैं। गवर्नर कौन है पीटी के एग्जाम के लिए, तो हम लोग को नाम ध्यान में रखना है, थावर चंद गहलोत साहब। थावर चंद गहलोत जो पिछले गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री भी थे, 75 ईयर्स हो गया, इसलिए इन्हें अब गवर्नर बनाया गया, थावर चंद गहलोत साहब। वो कर्नाटक के गवर्नर है। अब कुछ और चीजों को हमें समझना है कि कर्नाटक में चुनाव हुआ तो 2-3 समुदाय की बात हमेशा की जा रही थी। तो एक समुदाय को समझना है कर्नाटक को ध्यान में रखते हुए, और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है लिंगायत समुदाय। ठीक है, और एक समुदाय है वोका लिगा। वोका लिगा भी बोल सकते हैं, वोका लिंगा भी बोल सकते हैं। चलिए वोका लिगा लिख लेते हैं, वोका लिगा। ये दोनों समुदाय शैव संप्रदाय का ब्रांचेज है, अर्थात शिव भगवान को पूजा करने वालों का ये ब्रांच है, जिसमें एक ब्रांच लिंगायत है और एक ब्रांच वोका लिंगा है या वोका लिगा है। कर्नाटक में अमूमन क्या होता है, इन्हीं दोनों समुदाय से संबंधित एमएलए मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव कर्नाटक में बहुत ज्यादा है। जैसे बिहार में हम लोग देखते हैं जाति आधारित यहाँ चुनाव होता है, या तो यादव
या तो कुर्मी। इन दो जात के लोग पिछले 30-32 साल से बिहार में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जात, समुदाय, धर्म का प्रभाव तो हमारे चुनाव में होता ही है, इससे हम लोग अलग नहीं हो सकते। इसलिए मेंस के पर्सपेक्टिव से, एसए के पर्सपेक्टिव से, कभी कभी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इन सभी चीजों को भी समझना आवश्यक है। तो शैव धर्म के ये दो ब्रांच है, लिंगायत, वोकालिंगा, और भी है वीर शैव। वीर शैव हम लोग अगर एग्जाम में पूछ दे कि लिंगायत को किस और नाम से जानते हैं तो हम लोग को बताना है वीर शैव। एक संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय, वो भी शैव संप्रदाय का ब्रांच है। एक संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, जिसका सबसे बड़ा मंदिर काठमांडू में है, पशुपतिनाथ मंदिर, जिसके संस्थापक लकुलिश थे। ये क्वेश्चन टीटी के एग्जाम में कम से कम 50 बार आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो लिंगायत समुदाय है, इसमें आपको जनरल भी मिलेंगे, जिसे हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी लिंगायत समुदाय में, कम्युनिटी में, ओबीसी भी मिलेंगे और इसमें एससी भी मिलेंगे। ठीक है, तो इनका जो परसेंटेज है लिंगायत का, वो 16% पॉपुलेशन पे इनका अधिकार है। तो 16% अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये जो लिंगायत हैं वोट देते हैं बीजेपी को, ये भी ध्यान में रखना है। और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे इससे पहले वो बोम्बई साहब, वो लिंगायत समुदाय के थे। ये जो वोकालिंगा है उसके मेंबर हैं आपको वर्तमान के मुख्यमंत्री ये सिद्धारमैया, और ये 8% पे पॉपुलेशन पे लाई करता है। ठीक है, तो 16 और 8 24, 24-25% पॉपुलेशन इन्हीं दोनों संप्रदाय को मानती है, और सामान्यतः इन्हीं दोनों को ध्यान में रख के वहां चुनाव संपन्न होता है और काफी प्रभाव होता है। यही कारण है कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका प्रभाव भी कर्नाटक पे होता है। और कर्नाटक हुआ या त्रिपुरा हुआ, वहां ये स्टार प्रचारक होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी शैव संप्रदाय से ही संबंधित एक बहुत बड़े नेता भी हैं और महंत भी हैं, नाथ संप्रदाय के। तो इतना ही हमें जानना है, और प्रतियोगिता दर्पण में इन्हीं सभी चीजों को बहुत बड़े तौर पे लिख दिया गया है। यहाँ 75 वर्ष सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हो गए, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इस फोटो से आप समझ सकते हैं एक चीज को, जो बच्चे इनिशियल स्टेज पर हैं, ये हमारे राज्यपाल हैं और ये हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, ये समझना है। राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, और केंद्र में यही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। ठीक है, और त्यागपत्र भी वाइस वर्सा होगा, मुख्यमंत्री त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जो होता है 5 वर्ष के लिए सामान्यतः चुन के आता है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप मैप भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको ये जरूर जानना चाहिए कि बैंगलोर कहाँ पे है। कर्नाटक की जो राजधानी है बैंगलोर या बेंगलुरु, वो किधर है। तो वो आप देखोगे कि कर्नाटक के साउथ में, कंप्लीट साउथ तो ये नहीं है, साउथ ईस्ट में बैंगलोर है, यहाँ पे बैंगलोर है। ठीक है, तो मानचित्र में ये कम से कम हमें ध्यान रखना है कि बैंगलोर साउथ या साउथ ईस्ट में है, और ज्यादा इसमें कुछ भी जानने की आवश्यकता हमें नहीं। इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा। लिंगायत समुदाय को और किस नाम से जाना जाता है, तो वीर शैव से। गूगल भी आप कर लीजिएगा, लिंगायत वोकालिंगा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल। इसमें समझना है एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, 2 नाम हमें केवल जानने हैं। एक फेरबदल हुआ है कि ये जो किरण रिजिजू साहब हैं, अरुणाचल प्रदेश के एमपी हैं, ये कानून मंत्री थे, इन्हें अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है, क्योंकि इनके कुछ वक्तव्यों से सुप्रीम कोर्ट मर्माहत हुआ था। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने इन्हें कानून मंत्री से हटा के पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है। और एक
ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं राजस्थान के, अर्जुन राम मेघवाल साहब, उनको कानून मंत्री बनाया गया है, लेकिन कानून मंत्रालय को डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री न देके केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया है, और पहली बार लॉ मिनिस्ट्री को एक फुल फ्लेजेड कैबिनेट नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे ये थोड़ा हमें समझना है कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसमें मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें तो उन चीजों की चर्चा नहीं है, ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। तो हमें ये समझना है कि जो मंत्री का जो मामला है, केंद्र में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला मंत्री जो सबसे पावरफुल होता है उसे हम लोग कैबिनेट मंत्री कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे अमित शाह। दूसरे नंबर का जो पावरफुल मंत्री होता है वो केंद्रीय राज्य मंत्री, और नीचे लिखा रहता है स्वतंत्र प्रभार, आप देखिएगा इंडिपेंडेंट। ये दूसरे नंबर का मंत्री होता है। तीसरे नंबर पे है केंद्रीय राज्य मंत्री, इसमें स्वतंत्र प्रभार नहीं लिखा होता है। तो जो सेंट्रल में जो मिनिस्टर होते हैं, सबसे पावरफुल मिनिस्टर को हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरे नंबर के होते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर है लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और ये स्वतंत्र प्रभार में होते हैं। इनसे इनका पावर थोड़ा कम होता है, और यही पहली बार हुआ कि कानून मंत्रालय को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार किस मंत्रालय को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है, तो नाम होगा कानून मंत्रालय। और तीसरा जो सबसे कम पावर का मंत्री होता है उसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, और ये जो केंद्रीय राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करता है। किसी भी कार्य में संपूर्ण निर्णय ये नहीं लेता है, ये फाइल को केंद्रीय मंत्री के पास हैंड ओवर करता है, जब इनका साइन होता है तब काम संपूर्ण माना जाता है, ठीक है। मान लिया जाए कि आप ध्यान में रखिएगा, अमित शाह वो हमारे गृह मंत्री हैं, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री है, ठीक है। और बिहार में एक एमपी सीट है उजियारपुर, समस्तीपुर जिले में एक सीट है उजियारपुर, उससे एमपी चुन के आते हैं हाजीपुर निवासी नित्यानंद राय। यादव समुदाय को ये रिप्रेजेंट करते हैं नित्यानंद राय, और नित्यानंद राय भी गृह मंत्री हैं, लेकिन ये किस प्रकार के गृह मंत्री है, ये है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभार में नहीं है, ये अमित शाह के अंडर काम करते हैं, यानी कि इनका किसी भी कार्य में एक स्वतंत्र निर्णय नहीं हो सकता। यहीं पे अगर नित्यानंद राय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में होते तो ये एक इंडिपेंडेंट हो जाते। तो हमें यही समझना है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है। इतना ही हमें समझना है, और जो फेरबदल हुआ है वो हमें देखना है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है मिग 21 का। इसमें हम लोग देखेंगे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। जो रेड पेन से अंडरलाइन है केवल वही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण है उसे पढ़ना ज्यादा आवश्यक है। तो मिग 21 के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, और जो भी प्रतियोगिता दर्पण में आप एक बार रीड आउट भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ लिखा हुआ कि भारतीय वायुसेना का एक मिग 21 विमान 8 मई 2023 को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान राजस्थान के हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और वो जो मिग 21 था एक घर पे जाके गिर गया था, 2-3 महिलाएं मर गई थी। महत्वपूर्ण यहाँ पे केवल और केवल मिग 21 है। मिग 21 के बारे में हमें समझना है कि ये है क्या, किसे हम मिग 21 कहते हैं, और जो अभी दुर्घटना हुआ है हाल फिलहाल में, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय वायुसेना का मिग 21 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ है। अब जानने के लिए एग्जाम में ये है कि मिग 21 है क्या,
तो अलग से आप लिख सकते हैं MiG-21, ये एक विमान है, ठीक है। एक विमान वो भी होता है जिसपे हम लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये एक लड़ाकू विमान है, युद्ध में काम आता है। तो MiG-21 क्या है? सिंपल भाषा में लड़ाकू विमान है। 1960 से 1960 के दशक से ये वायुसेना के लिए काम कर रहा है। और दूसरा तीसरा हमें जानना है कि संयुक्त रूस के द्वारा, या हम लोग अच्छे शब्दों में कह सकते हैं सोवियत संघ के द्वारा, अच्छा ये रहेगा सोवियत संघ लिखा जाए, सोवियत संघ ने 1960s में ये भारत को दिया था। तो MiG-21 बनाया गया है सोवियत संघ में, और सोवियत संघ से हम लोगों ने MiG-21 को वायुसेना के लिए खरीदा था। ये एक लड़ाकू विमान है और अभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया राजस्थान के हनुमानगढ़ में। और अब ये है ना ओल्ड होता जा रहा है, और रक्षा मंत्रालय में मांग हो रही है कि MiG-21 को रिटायर कर दिया जाए, ठीक। चौथे नंबर पे अब हम लोग को देखना है हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। अभी इस पे रोक लग गया है। रूस निर्मित MiG-21 विमानों को 6 दशक पूर्व 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यही सभी चीजें हैं। यहाँ पे रूस जो लिखा हुआ ये गलत है, सोवियत संघ होगा। उस समय रूस नामक कोई देश नहीं था, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। केवल केवल इतना ही महत्वपूर्ण, भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। यानी कि जो एयरफोर्स का जो भी महत्वपूर्ण हेरिटेज है उसे चंडीगढ़ में लाके रखा जाएगा। कुछ कुछ प्लेन्स हो सकते हैं, कोई फाइटर जेट हो सकता है, या कोई भी ऐसा चीज जो वायुसेना को लगेगा कि हम हमारे लिए ये धरोहर है, उसे चंडीगढ़ में लाके रखा जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा हम कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्कॉर्पिन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी वागशीर के समुद्री परीक्षण प्रारंभ हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पनडुब्बी होता क्या है। बहुत लोग जानते भी होंगे पनडुब्बी के बारे में। पनडुब्बी का मतलब क्या है? जो पानी में डूबा रहता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सबमरीन कहते हैं। तो पानी के अंदर चलने वाले जहाज को हम लोग पनडुब्बी कहते हैं। ये जो फोटो है सबमरीन का, यही इसी को हम लोग हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं। यही जो पनडुब्बी है वो जल के अंदर चलता है, इसलिए इसका नाम पनडुब्बी रखा गया है। और ये अब पूछेगा हम लोगों से कि वागशीर क्या है, सिर्फ एक ही शब्द में वागशीर क्या है। तो वागशीर एक पनडुब्बी है। कैसा पनडुब्बी है? तो स्कॉर्पिन श्रेणी का पनडुब्बी है। बनाया कहाँ गया है? तो मुंबई अगर आप कभी जाते हैं तो वहां पे एक डॉक यार्ड है। उस डॉक यार्ड का नाम है मझगांव। मझगांव, उसका नाम है मझगांव। तो मझगांव बंदरगाह जो एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है, उसी मझगांव बंदरगाह में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा इस बागशीर को बनाया गया है नौसेना के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित स्कॉर्पिन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी वागशीर का समुद्री परीक्षण हुआ। उसके बाद ये सब जितना भी चीज है पढ़ने के लिए कोई भी आवश्यक नहीं है। तो वागशीर एक मछली का नाम है जो हिंद महासागर में पाई जाती है, वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड ये है, ये टॉपिक नौसेना के युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेना आवश्यक है। तो थोड़ा सा साइड में हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से जानेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या।
ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र। तो हमें ये समझना है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, भारत और रूस के सहयोग से ये बनाया गया है। ये एक मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक, इसका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये ध्यान में रखिएगा। मिसाइल तो है लेकिन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ध्वनि का जो स्पीड है उससे भी तीव्र गति से चलता है। कितने तीव्र गति से चलेगा तो हम लोग सुपरसोनिक कहेंगे। तो ध्वनि से लगभग 2.8 मैक के स्पीड से यदि चलता है तो उस प्रकार के मिसाइल को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहेंगे। तो ध्वनि के गति से लगभग 3 गुने रफ्तार से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस चलता है। और जो स्पीड की बात होती है तो गति की जो सबसे चरम काउंटिंग होता है वो मैक स्पीड में, मैक में ही मापा जाता है। मैक एक यूनिट हो गया। ठीक है, तो ध्वनि को मापने वाला एक यूनिट है मैक। तो 2.8 मैक अर्थात ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से लक्ष्य को भेदता है। और जब भी ध्वनि की गति से ज्यादा तेज कोई मिसाइल चलेगा तो उसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना है कि मिसाइल की जब बात आएगी तो थोड़ा सा आप देखिएगा, 2 तरह का नाम आता है। एक क्रूज नाम आ जाएगा और एक नाम आ जाएगा बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मिसाइल कभी हम लोग सुनेंगे कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, कभी हम लोग सुनेंगे क्रूज मिसाइल है। जैसे ब्रह्मोस के बारे में जाने, ये एक क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का भी नाम कभी कभी आता है। तो क्रूज मिसाइल किसे कहेंगे? जिसमें नेविगेशन सिस्टम होगा। नेविगेशन सिस्टम जिसमें होगा, जैसे हम लोग के मोबाइल में नेविगेशन सिस्टम होता है। अगर हम लोग को कहीं जाना है तो मैप के माध्यम से उस जगह पे पहले ही देख लेंगे कि किस रास्ते से जाना है, तो नेविगेट करके जा सकते हैं। तो क्रूज मिसाइल में नेविगेशन सिस्टम होता है, यानी कि अभी हम लोग अगर मिसाइल को लॉन्च करते हैं और उस मिसाइल को मान लिया जाए कि 5,000 किलोमीटर पे ले जाना है, तो रास्ते में उसके दिशा को हम लोग बदल सकते हैं। बैठे ही उसे नेविगेट कर सकते हैं, अपने अनुसार उसे चला सकते हैं। तो उस तरह के मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहते हैं, क्योंकि उसमें नेविगेशन सिस्टम होता है। बैलिस्टिक मिसाइल में नेविगेशन सिस्टम नहीं होता है। इस बैलिस्टिक मिसाइल को पहले से लक्ष्य बता दिया जाता है, पहले से लक्ष्य को इनबिल्ड कर दिया जाता है। और एक बार अगर ये लॉन्च हो गया तो आप बीच में इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा मॉडर्न हो गया और इसके कंपैरिजन में बैलिस्टिक लेस मॉडर्न हुआ। दूसरा, इसे हम लोग कंट्रोल्ड मिसाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब खुद से ऑपरेट इसे कर सकते हैं अगर ये एक बार लॉन्च हो गया तो। और ये कंट्रोल्ड मिसाइल नहीं है, ये अनियंत्रित है। बैलिस्टिक मिसाइल अनियंत्रित है। तीसरा, इसमें जो इंजन होता है क्रूज में वो जेट इंजन लगता है, और यही जेट इंजन एरोप्लेन में भी काम आता है। ठीक है, जेट इंजन का प्रयोग होता है। चौथा हम लोग जानेंगे क्रूज मिसाइल को, इसे हम लोग लैंड, आसमान अर्थात स्काई, और समुद्र ओशन, तीनों जगहों से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये ज्यादा मॉडर्न है एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अब बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो क्रूज मिसाइल है जिसमें जेट इंजन का प्रयोग होता है, ये रॉकेट के सिद्धांत पे काम करता है। फिजिक्स में है रॉकेट का सिद्धांत क्या है, तो जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पे काम करता है। और यहाँ पे ये भी जानना है कि ये जो क्रूज मिसाइल है रॉकेट के ही सिद्धांत पे काम करता है। इतना कम से कम हम लोग को क्रूज और बैलिस्टिक के बारे में जानना है। ठीक है, और प्रत्युत्तर दर्पण में जो भी चीजें हैं उसे बहुत ज्यादा जानने का आवश्यकता नहीं है। जो अंडरलाइन है उसे आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। मैक के बारे में जान लीजिएगा, ये स्पीड मापने, ध्वनि की स्पीड मापने वाली इकाई है। ये सब सभी चीजों को आप छोड़ दीजिए, ये सब बेकार का चीज है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ये सब भी बेकार है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय की रोक लग गई है।
बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय में रोक लग गई है। आने वाले समय में मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट का कहना है कि जो पॉपुलेशन काउंटिंग है वो केंद्रीय विषय है, इसलिए राज्य इस पे कानून भी नहीं बना सकता है, किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकता। छोटे शब्दों में यही है। जबकि बिहार का कहना था कि हम लोग पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग जाति का काउंटिंग कर रहे हैं। लेकिन यदि जाति का काउंटिंग होगा तो जनसंख्या का भी पता चलेगा, और जनसंख्या केवल और केवल केंद्र ही माप सकती है। यही कारण है इसके सर्वेक्षण को हाल फिलहाल रोक दिया गया है। इसके प्रतिपक्ष में बोला जा सकता है कि अगर पता चलेगा कि ये जाति सबसे अधिक है और ये जाति सबसे कम है तो इसमें एक वैमनस्य भी फैलेगा। लेकिन पॉजिटिव में आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट डेटा होगा जातियों का कि कौन सी जाति ज्यादा है कौन सा कम, तो योजना बनाने में सहूलियत होगा। ठीक है, आगे हम लोग को देखना है मणिपुर हिंसा के बारे में। मणिपुर में पिछले 2-3 महीनों से हिंसा फैली हुई है, तो इस हिंसा के कंसेप्ट को हमें समझना है कि आखिरकार अगर हिंसा फैली है तो उसके पीछे कारण क्या है। हिंसा सामान्यतः किसी राज्य में तभी फैलती है जब एक समुदाय को लगता है कि मेरे अधिकारों को दूसरा समुदाय छीन रहा है, और यही बात मणिपुर में भी हुआ है। प्रत्युत्तर दर्पण में देखिए जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि मणिपुर में बहुसंख्यक, देखिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए मणिपुर, फिर हम लोग थोड़ा मैप में मणिपुर को समझने का प्रयास करेंगे। मणिपुर में जो समुदाय रहता है, जो कम्युनिटी रहते हैं, मुख्यतः एक कम्युनिटी है मैती, मैती कम्युनिटी। ठीक, और ये जो मैती कम्युनिटी है ये बहुसंख्यक है, अधिक पॉपुलेशन मैती कम्युनिटी का है। और ये जो मैती कम्युनिटी है मैदानी इलाकों में रहते हैं। मणिपुर के जो प्लेन्स एरियाज हैं उसी प्लेन्स एरियाज में मोस्टली मैती कम्युनिटी रहती है। उसके बाद एक कम्युनिटी है नगा और एक है कुकी, ये कम्युनिटी, ये वहां की अल्पसंख्यक है, कम पॉपुलेशन है, और ये पहाड़ों पे रहती है। और ये रहती है पहाड़ों पे, तो ये रहते हैं मैदान में, ये रहते हैं पहाड़ में। तो अलग अलग क्षेत्र में रहेंगे तो कल्चर भी थोड़ा सा अलग होगा ही होगा। साथ में मणिपुर में एक कानून है कि आप मैती कम्युनिटी पहाड़ों में नहीं रह सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक पॉइंट बना लड़ाई का कि मैती कम्युनिटी को ये बताया गया था कि आप पहाड़ों में नहीं रहिएगा, आपको मैदानी इलाकों में ही रहिएगा। अभी क्या है ना कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया कि मैती कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी है और ये मणिपुर के किसी भी क्षेत्र में रह सकती है। यही लड़ाई का मुख्य वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का नहीं, मणिपुर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि मणिपुर की जो मैती कम्युनिटी है वो एक एसटी कम्युनिटी है, और एसटी होने के नाते ये मणिपुर के किसी भी क्षेत्र में रह सकती है। अब आप सोचिए कि पहाड़ों में जो 10%, 15% नगा लोग, कुकी लोग रहते हैं, वहां भी जाके अगर ये मैती रहेंगे तो मैदानी इलाकों में तो ये है ही, पहाड़ों में भी जब इनका आधिपत्य हो जाएगा तो नगा या कुकी करेंगे क्या। यही कारण है नगा और कुकी कम्युनिटियों ने मैती कम्युनिटियों पे हमला बोल दिया, और दोनों समुदाय में बहुत लोग मारे गए हैं। और यहाँ पे बहुत दुख का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द भी इस लड़ाई में नहीं बोले हैं और फॉरेन की यात्रा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जनजातीय दर्जे के मुद्दे को लेकर मणिपुर में भारी हिंसा, जनजीवन अस्त व्यस्त। और ये पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों का टॉपिक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मणिपुर में बहुसंख्यक मैती समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की लंबित मांग के मामले में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गत अप्रैल माह में दिए गए एक फैसले के पश्चात मुख्यतः राज्य के पर्वतीय इलाकों में रहने वाले अल्पसंख्यक नगा व कुकी, जोमी व अन्य पर्वतीय आदिवासियों द्वारा
विरोध स्वरूप शुरू किया गया आंदोलन। ठीक है, यही चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मणिपुर में एक समुदाय है मैती समुदाय, जो बहुसंख्यक है, ज्यादा आबादी इनकी है। और यहाँ पे जो नगा कुकी है ये अल्पसंख्यक है, ये पहाड़ों पे रहते हैं। और मैती समुदाय को हो सकता है कि आने वाले समय में पूरे मणिपुर में रहने का ऑर्डर मिल जाएगा। इसी को लेके घबराहट में नगा कुकी मैती पे हमला कर रहे हैं। और लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मुख्य इम्फाल घाटी के मैती समुदाय की मांगों पर विचार करके उन्हें एसटी का दर्जा प्रदान करने के संबंध में अपना प्रस्ताव 4 माह में केंद्र को भेजे। यानी कि जो मैती समुदाय के फेवर में उच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप देखिए, अगर आवश्यक है तो मैती को एसटी का दर्जा दिया जाए। और जैसे ही मैती को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, पूरे मणिपुर में ये रहने के लिए काबिल हो जाएंगे। पहाड़ियों पे भी जाके ये रह सकते हैं। जब ये पहाड़ियों पे जाके रहेंगे तो दो कल्चर में राइवलरी होगी ही। और जब जब दो कल्चर का संक्रमण होता है, आमना सामना होता है, तो लड़ाइयां होती ही। उसके बाद लिखा हुआ है कि न्यायालय के इस आदेश के बाद आदिवासी नगा व कुकी, वो गैर आदिवासी, ध्यान रखिएगा, आदिवासी है नगा और कुकी, और मैती जो है आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासी। अभी आदिवासी का दर्जा नहीं मिला लेकिन मिल सकता है, के बीच अधिकारों का मुद्दा एक बार पुनः गर्मा गया है। इनमें टकराव का मुख्य कारण यह है कि राज्य के 90% पर्वतीय क्षेत्रों में बसने का अधिकार मैतेई समुदाय को नहीं है। आप पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः नहीं रह सकते, जबकि घाटी के 10% क्षेत्र पर मैतेई के साथ साथ जनजातीय लोग भी बस सकते हैं। आदिवासी हितों का हवाला देते हुए इंडियन ट्राइबल लीडर्स फोरम द्वारा रैली निकालने के पश्चात हिंसा हुई है। ठीक है, रैली निकालने के पश्चात हिंसा हुई है, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। मैती समुदाय की एसटी के दर्जे की मांग के विरुद्ध, यानी मैतियों ने एसटी का मांग किया, उसके विरुद्ध राज्य के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा 3 मई को बुलाए गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान, एक जिला है चूड़ाचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में, पूछ सकता है ज्यादा हिंसा कहाँ हुई, तो चूड़ाचांदपुर के तोरबंग इलाके में भीषण हिंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मैती समुदाय का कहना है कि म्यांमार वो बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर आए अवैध प्रवासियों की मदद कुकी समुदाय लगातार कर रहा है या फिर लोगों को मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए चीजों को ये समझना है। अब इसे थोड़ा सा हम लोग मैप में समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप मणिपुर को देखिएगा। हमारी जो एमसी मैरी कॉम है इसी मणिपुर की है। एमसी मैरी कॉम ये एक सीमावर्ती राज्य है जो म्यांमार से टच करता है। ध्यान में रखिएगा, सीमावर्ती राज्य है, म्यांमार से टच करता है। और बांग्लादेश त्रिपुरा को क्रॉस करते म्यांमार के रास्ते मणिपुर जा सकता है। ठीक है, तो चूंकि ये मणिपुर म्यांमार को टच करता है, बहुत जगह बॉर्डर्स ऐसा है जहां पे सेना रहती नहीं है, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर आ जाते हैं। तो मणिपुर में अगर आप देखिएगा तो मणिपुर में पहाड़ है और घाटी है। और आप ध्यान ये दीजिए कि जहां जहां भी एसटी कम्युनिटी है, मूल निवासी कम्युनिटी है, अगर उनके कल्चर पे हमला जब जब होता है तब तक वो लोग उग्र हो जाते हैं। यही कारण है कि जब भारत में अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ, सबसे पहले आदिवासियों ने विद्रोह किया, विशेष रूप से छोटा नागपुर के आदिवासियों ने विद्रोह किया। और वो लोग जो एसटी भी थे और साथ में सन्यासी भी थे, उन लोगों ने विद्रोह किया था। तो जब जब मूल निवासी पे, जहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, उनके कल्चर पे हमला होता है या उनको ऐसा लगता है कि हमला हो रहा है, तो वो लोग उग्र हो जाते हैं। और यहाँ पे कुकी को, नगा को ऐसा लग रहा है कि उनके कल्चर पे ये हमला है, यही मेन कारण है। अब मुख्य राजनीतिक कारण ये है कि चूंकि ज्यादा जनसंख्या
ज्यादा जनसंख्या मैथियों का है, तो मैथियों को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। अब बीजेपी के सपोर्ट करने के कारण बीजेपी ये चाह रही है कि अगर इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए तो आने वाले समय में सभी मैथी मुझे ही वोट करेंगे। यही कारण है कि इस हिंसा में कोई भी गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल रही है, सब अपना अपना रोटी सेक रहा है। चलिए, जब भी हिंसा होती है तो सीधा सीधा समझना है कि ये हिंसा पब्लिक नहीं, पॉलिटिशियन करवाते हैं। हाँ, अब हमें जानना है सी डैक में सी डैक में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत की विश्व शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान आया है। अब हमें ये समझना है कि ऐरावत क्या है। यहाँ पे है ऐरावत। ऐरावत क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर के सूची में उसे 75 नंबर मिला है। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग में 75वां स्थान ऐरावत को मिला है। ठीक है, और जो भी चीजें हैं उतना जानने की हमें आवश्यकता नहीं। नेशनल करेंट अफेयर्स में लास्ट है जो अभी हमारा जो संसद भवन बना है उसके संबंध में। तो संसद भवन को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना है कि डेट्स हमें देखना है कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। तो ये जो 28 मई है, इस 28 मई को हमें ध्यान रखना। 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ। त्रिभुजाकार आकृति है नए संसद भवन का, ये भी ध्यान रखना है। लोकसभा का जो कक्ष बनाया गया है, सभा कक्ष बनाया गया है, उसमें 888 लोकसभा के एमपी अब बैठ सकते हैं, क्योंकि आने वाले 2026 में लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी की सीटें बढ़ेंगी। नया परिसीमन आयोग आएगा और जनसंख्या के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे लोकसभा राज्यसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 1971 के बाद परिसीमन आयोग नहीं आया है और संसद में सीटें नहीं बढ़ी। यही कारण से संसद भवन बनाया गया था, क्योंकि चूंकि सीटें बढ़ेंगी और पुराने संसद भवन में अब सीटें कम पड़ रही हैं। तो लोकसभा में 888 सीटों का कक्ष बनाया गया है लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए 384 बनाया गया, यानी कि इतने एमपीज लगभग अब हो सकते हैं, 880 और 384। जहां अभी 542 543 है, वो बढ़ के 888 तक जा सकते हैं। और राज्यसभा में 245 250 है, तो 384 तक जा सकते हैं। अगर यूपी में अभी 80 है तो वहां पे एमपी 100 प्लस भी हो सकता है, और होगा ही जनसंख्या के आधार पर, परिसीमन के आधार पर। ठीक है, एक हमेशा हम लोगों ने शब्द सुना, इसमें हम लोग देखेंगे सेंगोल। इसको लेके बहुत विवाद हुआ था, ये सेंगोल है क्या? तो इससे संबंधित एग्जाम में पूछ सकता है क्या है। तो ये एक प्रकार का राजदंड है, प्रतीकात्मक रूप से। ठीक है, और ये न्याय का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। और ये जो सेंगोल है, चोल साम्राज्य से संबंधित है। चोल साम्राज्य वाले सेंगोल एक प्रकार का स्टिक है, उसे रखा करते थे। भारत जब आजाद हुआ तो 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, यही सेंगोल दिया कि आप न्याय के साथ शासन करिए। नेहरू जी ने उस सेंगोल को इलाहाबाद के आनंद भवन में, आनंद भवन के संग्रहालय में रखवा दिया था। लेकिन पहली बार उस सेंगोल को मोदी जी ने वहां से मंगवा कर लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके टेबल पे रखवा दिया है। इतना ही है, और ज्यादा इस पचड़े में पड़ना नहीं है। और सेंगोल के याद में 75 रुपया का एक डाक टिकट जारी हुआ है, ये ध्यान रखना है। 75 रुपया का डाक टिकट जारी हुआ, कुछ भी इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। भारत के संसदीय इतिहास में 28 मई का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा। ये सब चीज आप पढ़ लीजिएगा। पूजा पाठ किया गया। त्रिभुजाकार आकृति है संसद भवन का। ये सीट का बंटवारा यहाँ पे लिखा हुआ है। सीट का बंटवारा यहाँ पे लिखा। इसमें एक विवाद हुआ था कि संसद का 3 भाग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना चाहिए था,
तो आपका क्या विचार है, क्या राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए था? और यही सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे हमारा अ, राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। प्रत्युत्तर दर्पण के भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है। इसका पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है शंघाई सहयोग संगठन। इसके संबंध में हम लोग को जानना है क्या घटनाक्रम है, और शंघाई सहयोग संगठन के भी विषय में जानेंगे। अब प्रत्युत्तर दर्पण में जो दिया हुआ है उससे पहले हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है एक गोवा को हमें ध्यान में रखना है। ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि गोवा में अभी विदेश मंत्रियों, दुनिया के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है जो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश है। तो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है जो शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो गोवा में हुई है। इसकी राजधानी आप जानते हो पणजी है, जो मांडवी नदी के तट पे। अब हमें कुछ आगे की चीजों को जानना है शंघाई सहयोग संगठन का, इसके हेड क्वार्टर को जानना आवश्यक है। शंघाई सहयोग संगठन का हेड क्वार्टर जो है चाइना के बीजिंग में, ये हम समझ लीजिए चाइना के बीजिंग में। एस्टैब्लिशमेंट जो है एससीओ का 1996 को हुआ है। आज से 27-28 साल पहले शंघाई सहयोग संगठन को बनाया गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि सदस्य देश कौन कौन। तो हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि आखिर कौन कौन सदस्य देश है और वही इसके सदस्य देश कौन क्यों है। तो आप देखिएगा सबसे ऊपर अगर हम लोग जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार रशिया, ये शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश है। 8 मुख्य सदस्य देश है। ये 8 डिजिट भी हमें याद रखना है। 8 डिजिट अगर एग्जाम में पूछेगा कि शंघाई सहयोग संगठन के कितने सदस्य देश है, तो 8 है। सबसे ऊपर हम लोग जाएंगे मैप में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो नंबर 1 रशिया है। उसके नीचे आएंगे तो हम लोग मंगोलिया को छोड़ देंगे। मंगोलिया इसका सदस्य देश नहीं है। ये एग्जाम में आपसे पूछ रहे हैं क्या मंगोलिया है, उत्तर होगा नहीं, मंगोलिया नहीं। रशिया का एक पड़ोसी देश है चाइना, ये तो इसका सदस्य देश होगा नहीं क्योंकि इसका हेडक्वार्टर है। उसके नीचे फिर अगर हम लोग आते हैं चाइना के नीचे ईस्ट में, वेस्ट में जाते हैं, तो ये जो पाकिस्तान है ये भी शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है। आप ये भी ध्यान रखिएगा जिस संगठन का सदस्य देश भारत होता है सामान्यतः उसका सदस्य देश पाकिस्तान होता ही होता है। ठीक है, तो चाइना के नीचे भारत है। आप चलिए इसे 3 नंबर मान लीजिए। तो भारत अगर सदस्य देश है तो पाकिस्तान भी पीछे पीछे से सदस्य देश बनता है। तो 4 नंबर पर पाकिस्तान है। ये 4 हम लोग ध्यान में रख ली। ऊपर से आप मैप करिएगा अपने दिमाग में, मैप ऐसे याद करना है। सबसे ऊपर रशिया है, उसके नीचे चाइना है, चाइना के नीचे भारत है, भारत के वेस्ट में पाकिस्तान। ये 4 सदस्य देश तो याद रहेंगे। अब 4 भूलने वाले हैं, तो वो देश जो कभी सोवियत संघ के सदस्य थे, ये ध्यान रखिएगा, वो देश जो कभी सोवियत संघ के सदस्य थे 1990-91 में अलग हुए। तो हम लोग देखते हैं जिसे हमें मिडिल मध्य एशिया कहते हैं। 5-6 इसमें देश है जो सोवियत संघ से अलग हुए, अर्थात रशिया से अलग हुए। ये जो 5-6 देश है इसे हम मध्य एशियाई देश कहते हैं, मिडिल एशियाई कंट्री कहते हैं। ये 5 देश, ठीक है, इसे ही हम लोग मध्य एशिया कहते हैं। और मध्य एशिया का प्रभाव हमारे इतिहास पे बहुत बड़ा है क्योंकि मध्य एशिया से ही मुख्य यायावर जनजाति, जिसमें मुगल भी थे, भारत में आए थे। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से। तो मध्य एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो इसका सदस्य है, तो
यहाँ से हम लोग दो चीज जानेंगे कि मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान, जो रसिया से जस्ट नीचे है और मध्य एशिया में सबसे टॉप पर है। जब भी पेपर में हम लोग पढ़ेंगे मध्य एशिया, तो हम लोग को ध्यान में रखना कि ये चार पांच देश कभी सोवियत संघ का भाग था। सोवियत संघ जब टूटा तो ये लोग अलग अलग कंट्रीज हो गए, और ये सबसे मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है, सबसे टॉप पे कौन है, तो कजाकिस्तान। कजाक जनजातियों का देश कजाकिस्तान। उसके नीचे हम लोग आते हैं उज्बेकिस्तान। इसके सदस्य देश है। बाबर जो है मूल रूप से उज्बेकिस्तान का ही रहने वाला था, ये ध्यान रखिए। और इसकी जो मूल समाधि है उज्बेकिस्तान में, और उज्बेकिस्तान का प्रभाव भारत में बहुत बड़ा है। दो नंबर पे उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के अगर आप ईस्ट में देखिएगा तो एक छोटा सा देश है किर्गिस्तान। ये इसका सदस्य देश है, ठीक है, जिसकी बिश्केक इसकी राजधानी। और किर्गिस्तान के बाद है एक देश ताजिकिस्तान। एक शब्द आता है इतिहास में ताजिक लोग। ताजिक लोग कौन है? ये ताजिक लोग वो हैं जो कभी ईरान के मूल निवासी थे, इस ईरान के मूल निवासी थे। और ईरान में जब इस्लामिक अटैक हुआ तो ये लोग ऊपर की ओर प्रवास कर गए, और जहां पे आज ये लोग रहते हैं वो देश ताजिकिस्तान है। काफी पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, फारसी के ये विद्वान होते हैं। और इन ताजिकों ने भी भारत के फारसी इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये चार देश और हमारे संघाई सहयोग संगठन का है। बस एक का ध्यान रखना है, किर्गिस्तान हो गया। ताजिकिस्तान जो है, ये जो यहाँ पे जो ताजिकिस्तान है अफगानिस्तान के पास ताजिकिस्तान, ये ताजिकिस्तान जो है, ये जो ताजिकिस्तान है, ये इस देश का इस सहयोग संगठन का सदस्य है। यहाँ पे थोड़ा सा हम गलती कर दिए, ये तुर्कमेनिस्तान जो है तुर्की से ये अलग है, ये इसका सदस्य देश नहीं है। तो तुर्कमेनिस्तान को हटा देना है। बस हमें याद रखना है कि तुर्कमेनिस्तान के अलावा जो भी मध्य एशियाई देश है इसके सदस्य देश है, ठीक है? बस इतना हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीजों को मैप से पढ़ने पे याद रहता है, ऑब्जेक्टिव कितना हमको याद रखें, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों में महत्वपूर्ण है। अगर आप पीसीएस के पीटी में जाते हैं तो आपको बस एक ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि 2023 में जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया है, प्रेस फ्रीडम सूचकांक है, उसमें भारत का स्थान 161 है, जो बहुत खराब है। खराब क्यों है आप जान रहे हैं? भारत की जो केंद्र सरकार है उसने पूरे के पूरे मीडिया तंत्र पे अधिकार कर लिया है, और इस तरह का जो भी मीडिया होगा जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उस देश में प्रेस काफी नीचे चला जाएगा। यही कारण 161 है। ये सिर्फ पीटी के लिए। एक चीज हम लोग को देख लेना है, एक ऑब्जेक्टिव और पूछा जा सकता है पीटी के लिए कि ये जो स्वतंत्रता सूचकांक है जारी कौन करता है, तो एक देश है फ्रांस। पहले ये ध्यान रखना, देश है फ्रांस। यहाँ एक एनजीओ है, इसकी एक एनजीओ है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और उस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स। रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स एक एनजीओ है फ्रांस की, वही विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक जारी करता है। इतना हमें ध्यान रखना। ये सभी प्रश्न हमें पीटी में पूछी जा सकती। इसके अलावा आप देख लीजिएगा, अगर हम लोग इसको रीड आउट करते हैं, जिससे ज्यादा पीटी में नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा कि पहले नंबर पे कौन है, आज तक नहीं पूछा। यहाँ लिखा हुआ है कि विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के आकलन के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की गणना फ्रांस के एक गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर के द्वारा 2 दशकों से किया जा रहा है। तो ये नाम हम लोग को ध्यान रखना है, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। और प्रत्येक 3 मई को,
पत्रकारिता दिवस होता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में हम लोग 3 मई को मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसी दिन ये रिपोर्ट जारी होता है, जारी हुआ था 161 नंबर भारत को दिया गया। 2021 में 142 नंबर पे था, ऑडिटोरिएशन हुआ है। उसके अलावा हमें जानना है सबसे खराब स्थिति उत्तर कोरिया की है। किम जोंग का जो देश है उत्तर कोरिया, वहां स्थिति बहुत खराब है। ये सब हमें मेंस और इंटरव्यू के लिए जानना है। नंबर 1 पे नॉर्वे है, ठीक है, नंबर 1 पे नॉर्वे है, ये ध्यान रखना है। नॉर्वे लगातार 7 सालों में प्रेस स्वतंत्रता में नंबर 1 पे है। सबसे खराब स्थिति उत्तर कोरिया की है। भारत का 161 स्थान है। हम हमसे बेहतर नेपाल है। और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है कि पाकिस्तान हमसे बेहतर है क्यों, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान किसके अनुसार बेहतर है? लगभग जो भी दक्षिण एशियाई देश है सभी हमसे बेहतर है। इतना हमें ध्यान में रखना है, और ज्यादा कुछ इसमें जानने का नहीं है। लेकिन एक बार खुद से भी रीड आउट करना काफी जरूरी होता है। और ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है वो तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए। उसके बाद इस पेज में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। आप इस चार्ट को थोड़ा देख लीजिएगा। मेंस के लिए महत्वपूर्ण होगा कि प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये सब जो ठंडे देश है, इसे हम लोग नॉर्डिक कंट्री भी कहते हैं। नॉर्डिक कंट्री हम लोग पहले डिस्कस किए गए, नॉर्डिक कंट्री कहते हैं किसे। तो जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कंट्रीज हैं वो प्रेस स्वतंत्रता में खड़ा। और कोई भी रिपोर्ट आएगा उसमें यही लोग नंबर 1 पे रहते हैं। चाइना और उत्तर कोरिया सबसे नीचे, ठीक है। पड़ोसी देश में हम लोग जो पड़ोसी देश है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, इतने को ही हम लोग अपना पड़ोसी देश कहते हैं। म्यांमार भी इसमें है, मालदीव भी इसमें आना चाहिए था। तो भूटान सबसे बेहतर है प्रेस स्वतंत्रता में, ये ध्यान रखना है। प्रेस स्वतंत्रता में भूटान सबसे बेहतर है। अमेरिका की स्थिति हम लोग देख लेंगे, अमेरिका 45 नंबर पर, खराब नहीं कहा जा सकता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मालदीव, जो हमारा एक पड़ोसी देश है। मालदीव लक्षद्वीप के नीचे आता है मालदीव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या जानना है? यहाँ पे हमें 2-3 ही लाइन जानना है, जिसे रीड आउट हम लोग करेंगे। उससे पहले कुछ जानने के लिए हम ये जानेंगे कि भारत का जो रक्षा मंत्रालय अर्थात राजनाथ सिंह का जो मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, एक तेज गश्ती पोत, तेज चीजों पर न तोड़ के पढ़ने पर न चीजें याद रहती हैं। तेज गश्ती पोत और इसके साथ एक लैंडिंग क्राफ्ट मशीन मालदीव को दिया है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि मालदीव को अभी रक्षा मंत्रालय एक तेज गश्ती पोत दिया है, एक प्रकार एक जहाज दिया है जो विजिलेंस करेगा, और एक लैंडिंग क्राफ्ट दिया है, ये मालदीव को दिया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ पॉलिसी से संबंधित हम लोग देखेंगे। एक पड़ोसी प्रथम, ये एक पॉलिसी है। ये क्या है? ये पॉलिसी है ताकि पहले हम लोग अपने पड़ोसी को देखें। ये एक पॉलिसी है, भारत की नीति है, नेबर फर्स्ट, इसी के तहत दिया गया है। और एक शब्द पे हम लोग ध्यान देंगे, सागर। इंग्लिश में भी लिख लेंगे उसका। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है एस फॉर सिक्योरिटी, SA फॉर सिक्योरिटी, G फॉर ग्रोथ, for A for all in the R for region, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी कि हमारा जो भी पड़ोसी है उसके सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास पड़ोसी प्रथम के तहत भारत करना चाहता है। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, ठीक है। मालदीव की राजधानी, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद है। अगर आप मैप में देखिएगा, हम लोग मैप में देखते हैं तो ये हमारा भारत है, और यहाँ पे मालदीव है जो 100%
मुस्लिम आबादी वाला देश है, 100% मुस्लिम आबादी वाला देश है, छोटा सा इसका एक राजधानी है माले, ठीक है, छोटी सी राजधानी है माले, लक्षद्वीप के ये नीचे आता है। और ये हमारा पड़ोसी देश है। जिस प्रकार श्रीलंका हमारा एक द्वीपीय पड़ोसी देश है, उसी प्रकार मालदीव भी हमारा एक द्वीपीय पड़ोसी देश है हिंद महासागर में। राष्ट्रपति इसके इब्राहिम मोहम्मद सालेह। इतना ही हमें जानना है। अगला क्वेश्चन पाकिस्तान से। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ जानने की कोई आवश्यकता है, समय की बर्बादी। हमें बस ये जानना है पाकिस्तान, इस क्वेश्चन में पाकिस्तान से संबंधित इमरान खान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इमरान खान के बारे में पूछा जाएगा तो इनकी जो गिरफ्तारी हुई, अभी तो रिहा हो गया, लेकिन गिरफ्तारी हुई तो क्यों हुई थी गिरफ्तारी, ये ध्यान में रखें। गिरफ्तारी हुई थी भ्रष्टाचार के आरोप, ठीक है, भ्रष्टाचार का आरोप। कैसा भ्रष्टाचार? इन पे आरोप लगाया गया था कि इन्होंने राष्ट्रीय खजाने का दुरुपयोग किया है। जो नेशनल ट्रेजरी है, नेशनल ट्रेजरी का इन्होंने दुरुपयोग किया है अपने लाभ के लिए। तो राष्ट्रीय खजाना, ये सब ध्यान रखें, राष्ट्रीय खजाने के दुरुपयोग के कारण इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, ऐसा इन पे आरोप लगाया गया है, ठीक है। और इसमें अगर आप रीड करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ये सब पेज भरने का तरीका। इस लाइन में हमें सिर्फ ये जानना है कि रेसेप तैयब जो है लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। बस ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हमें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए मिस्र के संबंध में, क्योंकि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश नहीं, काफी दूर है अफ्रीका में। तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब, बस ये हमें याद रखना है। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है पीटी मेंस इंटरव्यू सब के लिए, वो है G7, जिसे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये G7 है क्या। हमारा टॉपिक हो जाएगा G7, यानी कि G7। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जापान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पे परमाणु हमला हुआ था, हिरोशिमा। तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ, बस ये ध्यान रखना। ये एक पीटी का क्वेश्चन। जापान के हिरोशिमा में G7 का 49वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। और जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम हमें याद रखना है, फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जो है जापान के प्रधानमंत्री। अब हम लोग देखें कि जो G7 है उसमें 7 देश कौन कौन है, और इससे हम लोग मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैप के माध्यम से देखते हैं G7 को। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान में ये रखना है कि सदस्य देश है, 7 सदस्य देश है। हम लोग नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आएंगे, और नॉर्थ अमेरिका में 2 देश इसके सदस्य हैं। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर जाते हैं तो ये कनाडा G7 का सदस्य देश है। ये काफी अमीर लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज का ये ग्रुप 7। तो कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा है, और यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी। ये 2 देश G7 में है। इसके बाद हम लोग यूरोप चलेंगे। यूरोप में हम लोग देखेंगे कौन कौन से देश इसके सदस्य देश हैं। तो अपेक्षाकृत एक कृषि प्रधान देश, जिस जहाँ के रहने वाली सोनिया गांधी है, इटली। यहाँ पे इटली है यूरोप में। एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे दिख नहीं रहा है बहुत क्लियर से। इटली यूरोप में एक सदस्य देश है इसका। फिर वेस्ट यूरोप जो काफी अमीर माना जाता है ईस्टर्न यूरोप के कंपैरिजन में, वेस्ट यूरोप में यूनाइटेड किंगडम इसका सदस्य देश है। यूनाइटेड किंगडम के जस्ट नीचे, जहां पे इंग्लिश चैनल, जो एग्जाम में पूछता है, इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच है, तो इंग्लैंड और फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस इसके सदस्य देश है। और एक है जर्मनी, फ्रांस का पड़ोसी देश जर्मनी इसका सदस्य देश है। मैप से पढ़ने पर मानचित्र भी बार बार अगर हम लोग के आंखों के सामने से क्रॉस करता है तो मैप भी याद होता है।
तो इतना 6 देश इसके सदस्य देश है और एक संघ। कौन सा संघ? यूरोपीय संघ, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में, ठीक है। तो इतना जो है, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है, नहीं, जिसकी राजधानी बेल्जियम, यानी कि 6 देश और एक यूरोपीय संघ इसके सदस्य देश है। तो नॉर्थ कॉन्टिनेंट में कनाडा और अमेरिका, और वेस्ट 4 जो हो गए वो यूरोप में, जिसमें 3 हो गए वेस्ट यूरोप के और एक हो गया आपको साउथ यूरोप कह सकते हैं, या साउथ ईस्ट यूरोप। इतना ही इसका G7 के सदस्य देश होते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग आएंगे, उससे पहले अगर एक बार आप चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए यहाँ लिखा है, ये तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ लिए। विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह, 6 देश और एक संघ, ये समूह G7 का 49वां, ये एग्जाम में पूछे कितने नंबर का है, 49वां शिखर सम्मेलन जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मेजबानी में, फूमियो किशिदा की मेजबानी में हिरोशिमा में संपन्न हुआ। डेट आपसे नहीं पूछेगा, 2023 में हिरोशिमा में हुआ। जो भी देश हैं, जैसे कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने शिरकत की, उनका नाम जस्टिन ट्रूडो है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन थे, जस्टिन ट्रूडो। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, 2 हो गया। जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कोल्स, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया, ये महिला है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक। अमेरिका के राष्ट्रपति हम लोग को याद रहता है जो बाइडेन। और यूरोपीय संघ इसमें शिरकत किया है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, कनाडा के प्रधानमंत्री जनरली हमें याद रहता है जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति भी याद रहता है इमैनुअल मैक्रोन, अभी पहले चांसलर तो और थी महिला, अभी ओल्फ स्कोल्स, ये जर्मनी के चांसलर हैं। इटली के प्रधानमंत्री का भी नाम याद रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी, ताकि जो भी महत्वपूर्ण देश है उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसी प्रकार से याद हो जाएंगे, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो यूरोपीय संघ, एक शब्द जो यहाँ पे आ रहा है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन में लगभग 54 कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसके इसके यूरोपीय संघ के एक अध्यक्ष होते हैं। पूछता है कभी कभी यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन? यूरोपीय संघ के अध्यक्ष बस एक ही सब याद रखिएगा, उर्सुला वॉन, बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन, देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, देखिए उर्सुला वॉन लिखा हुआ है। और यूरोपीय संघ के एक अध्यक्ष उर्सुला वॉन में याद रखना, और एक है यूरोपीय परिषद, एक संघ है और एक परिषद, काउंसिल। यूरोपीय परिषद के एक, यानी यूरोपीय संघ और यूरोपीय परिषद अलग है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है चार्ल्स, ये भी पूछा जा सकता है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष तो चार्ल्स, इतना हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें जो भी दिया हुआ है कोई भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। प्रत्युत्तर दर्पण मुख्यतः एक प्रारंभिक परीक्षा का पुस्तक, अगर आप पढ़ लेते हैं सही से तो प्रारंभिक परीक्षा काफी आसान हो जाएगा। अब अगला है क्वाड शिखर सम्मेलन। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं क्वाड शिखर सम्मेलन, तो टॉपिक आप साइड में लिख लीजिएगा रीड करने से पहले। क्वाड, क्वाड के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें 4 देश मुख्यतः है, बहुत बार हम लोग पहले भी क्वाड के बारे में पढ़े। 4 देश, एक इंडिया है क्वाड में, एक अमेरिका है क्वाड में, एक जापान है क्वाड में, और एक ऑस्ट्रेलिया है क्वाड। ये 4 देशों ने मिलकर क्वाड की स्थापना की है, ठीक है। और क्वाड का भी शिखर सम्मेलन जो है ना, वो हिरोशिमा में ही हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो हिरोशिमा एक महत्वपूर्ण हो गया है इस बार के एग्जाम में। एक G7 का वहां अध्यक्षता हुआ है, और क्वाड की अध्यक्षता भी हिरोशिमा किया है। क्वाड के 4 देश है, इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये हमें ध्यान रखना है। क्वाड की स्थापना क्यों की गई है? चाइना के लिए की गई है। चाइना की जो साम्राज्यवादी नीति है उसके रोकथाम के लिए की गई है, ताकि चाइना हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अनधिकार प्रवेश न करे।
एक लाइन में ये समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ये हमारा हिंद प्रशांत द्वीप समूह। हिंद प्रशांत द्वीप समूह, तो जो भी रेड से है उसे तो हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसमें देखते हैं ये हिंद प्रशांत द्वीप समूह है क्या। ये फोटो काफी वायरल हुआ था जब मोदी जी का इन्होंने पैक्स हुआ था। हिंद प्रशांत द्वीप समूह यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो छोटे छोटे द्वीप हैं और वहां पे बसे हुए देश है, उसी का एक समूह है हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच। इसका ना तीसरा बैठक अभी हुआ है, यानी दो बैठक हो चुका है, तीसरी बैठक हुई है। यहाँ पे भारतीय मूल के बहुत लोग रहते हैं। तो तीसरी बैठक कहाँ हुई है? पापुआ में। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में पड़ता है ये पापुआ न्यू गिनी। छोटा सा देश है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी हिंद प्रशांत द्वीप समूह का है। पापुआ न्यू गिनी में हिंद प्रशांत द्वीप समूह की बैठक हुई है, तीसरी बैठक हुई है। पोर्ट मोरास्बी जो है, पोर्ट मोरास्बी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री हैं यही है पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री। इनका नाम है जेम्स मरापे। जेम्स मरापे। तो ये जो फोटो है इससे आपको समझना है कि हिंद प्रशांत द्वीप समूह की जो बैठक हुई पोर्ट मोरास्बी में पापुआ न्यू गिनी में, इसके प्रधानमंत्री जेम्स। ठीक है। अब हिंद प्रशांत द्वीप समूह कहाँ है अगर आप इसे मैप में देखिएगा ध्यान से, तो ये हिंद महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है जैसे सोलोमन आइलैंड, ये हिंद प्रशांत द्वीप समूह में है। ये हो गया आपको पापुआ न्यू गिनी, यहीं पे नरेंद्र मोदी गए थे। ये भी एक देश है और ये भी एक देश है, दोनों आइलैंड कंट्री है। सोलोमन आइलैंड भी, ये भी एक छोटा सा द्वीप है। साथ में तुवालू, ये भी हिंद प्रशांत द्वीप समूह का है। तुवालू सबसे ईस्ट में आता है। और एक है फिजी जिसकी राजधानी है सुवा। ये सभी छोटे छोटे द्वीप समूह है जो सबसे ईस्टर्न कंट्रीज है। तुवालू हो गया, फिजी है, ये सबसे ईस्टर्न कंट्री है दुनिया का। किरीबाती, यानी यहाँ पे आप जो भी छोटे छोटे देश देख रहे हैं तो सब हिंद प्रशांत द्वीप समूह के देश है और इन्होंने एक संगठन बनाया है। और इसकी तीसरी बैठक पापुआ न्यू गिनी में की है। मोदी जी इसलिए गए हैं, इन छोटे छोटे द्वीपों पर भारत के लोग निवास करते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ही होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें गिरमिटिया मजदूर बनाकर आज से 100, 150, 200 साल पहले ले गए। साथ में हमें ये जानना है, तो ये जो राजधानी, ये जो देश है फिजी और ये जो देश है पापुआ न्यू गिनी, इन दोनों देशों ने मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये भी ध्यान में रखना है। अब प्रत्युत्तर दर्पण में ये भी सब चीजें लिखा हुआ है। 3 दिन के जापान प्रवास के पश्चात श्री मोदी आगे की यात्रा के लिए 21 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। एक देश हम लोगों ने मैप में देखा जिसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। उनका भव्य स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने उनका स्वागत किया। बस इतना देख लेना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के इस द्वीपीय राष्ट्र में श्री मोदी का मुख्य कार्यक्रम राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में हुआ था। तीसरी बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीपीय राष्ट्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र में 14 द्वीपीय राष्ट्र हैं, ये ध्यान में रखना है। इसमें पापुआ न्यू गिनी है, फिजी है, टोंगा है, तुवालू है जो अभी हम लोगों ने देखा, किरीबाती हम लोगों ने देखा, समोआ है, वानुआतू है, माइक्रोनेशिया है, मार्शल द्वीप है, कुक द्वीप है, नौरू है, सोलोमन द्वीप है। इस तरह के 13-14 कंट्रीज हिंद प्रशांत क्षेत्र के समूह में आते हैं। और यहाँ पे जो सम्मान दिया है उसकी चर्चा की गई है। मोदी जी इसलिए गए हैं ताकि वहां से निवेश लाया जा सके। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर समाप्त होता है। अब हम जो देखेंगे आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, जो भी चीज पढ़िएगा मैप से पढ़िएगा, ये बात को ध्यान में रखना। प्रत्युत्तर दर्पण के भाग 3 में अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। उसमें है महत्वपूर्ण
ये वाला टॉपिक, जिसमें एक स्कीम बैंक्स ने चलाई है कि यदि वैसे मालिक जिनका खाता है बैंक में और वो अपना पैसा जमा करके भूल गए हैं, तो उनके पैसे को वहां तक पहुंचाया जाए। और उस स्कीम का नाम है 100 दिन 100 भुगतान अभियान। ये बैंकों के द्वारा चलाया गया है। बैंकों में बचत खातों व चालू खातों में बड़ी मात्रा में ऐसी जमाएं बनी रहती हैं जिनका कोई दावेदार नहीं होता। विशेष रूप से बैंक के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये सभी पेजेस को भरने के लिए लिख दिया रहता है। और कभी भी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अनुमान, अनुमान हम हमसे कभी नहीं पूछेगा, ये ध्यान में रखिएगा। कि जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो हम लोगों को देखना है। अब हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है नवरत्न कंपनी या महारत्न कंपनी। इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। दो तीन पहले के वीडियो में हम लोगों ने नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी क्या होता है उसमें डिस्कस किया था। तो अगर जिन्हें पता नहीं है वो देख ले। जैसे महारत्न कंपनी नवरत्न कंपनी से बड़ी है। महारत्न कंपनी वही होती जो पहले नवरत्न कंपनी थी, एक नंबर। दूसरा, वैसी नवरत्न कंपनियां जिनका लगातार 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो जाता है, तो उन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अगर कोई एक कंपनी महारत्न कंपनी है और लगातार 3 वर्ष तक वो औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से आगे अपने लाभ को ले जाए, तो उन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितना है, तो हमें याद रखना है 12, और नवरत्न कंपनियां हैं 13। वो भी 12 थी, लेकिन अभी लेटेस्ट में रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी से लाभ क्या है। एक पूरा हम लोगों ने पत्रिका दर्पण में डिटेल पढ़ा था, तो उसे आप लोग देख लें, यहाँ पे डिस्कस करने से समय बढ़ेगा। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि नवरत्न कंपनी को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भी 1,000 करोड़ तक के निवेश स्वयं ही करने की अनुमति होगी। ये एक लाभ है नवरत्न कंपनी का। यदि आप नवरत्न कंपनी बनते हैं जैसे रेल विकास निगम, तो आप 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश खुद कर सकते हैं बिना सरकार के अनुमति के। कुछ कंपनियां हैं नवरत्न, अब एक बार देख सकते हैं, हालांकि डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा कि कौन सी कंपनी नवरत्न है। आपसे ये पूछा जाएगा कि नवरत्न कंपनी कहते किसे। तो एक कंपनी है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, एल्यूमिनियम बनाती है, भारत सरकार की कंपनी है। वो वो नवरत्न है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल, नोएडा में, पटना वगैरह में इसका ऑफिस है। भेल एक नवरत्न कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो एरोप्लेन बनाती है। RINL, NLL, ये सभी कंपनियां नवरत्न कंपनी है। जिसमें एक हम लोग नाम हमेशा सुनते हैं MTNL, ये नवरत्न कंपनी है। इंडियन ऑयल लिमिटेड, ये एक नवरत्न कंपनी है। तो इस तरह की कंपनी नवरत्न कंपनी में आते हैं, जिसे सेमी गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो इस बार के प्रतियोगिता दर्पण में आर्थिक परिदृश्य में यही दो टॉपिक महत्वपूर्ण है। कहीं पे भी अगर आप देख लीजिएगा अंतिम आंकड़े या अनंतिम आंकड़े, ये सभी कभी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो भी डेटा पूछा जाएगा बजट और सर्वे से पूछा जाएगा, और डायरेक्टली ये बजट और सर्वे का आंकड़ा नहीं है। प्रतियोगिता दर्पण अपने किताब को बेचने के लिए, पेज को बढ़ाने के लिए ये सब देता है। और इन सभी चीजों से न डरना है न पढ़ना है। अब हम लोग आएंगे सीधा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नवीनतम सामान्य ज्ञान में। ये प्रतियोगिता दर्पण का भाग 4 होता है, और यहाँ पे हम लोग के लिए जो महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। LIC के नए चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती बने। ये सिद्धार्थ मोहंती ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिद्धार्थ मोहंती कौन है? तो वर्तमान में LIC के चेयरमैन है। 1955 में LIC की स्थापना की गई, और उसके आगे हमें कुछ नहीं जानना है। नंबर 2 पे देखना है
सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद। ये प्रवीण सूद साहब हैं। एक हम लोगों ने हम लोगों ने सुन रखा है सोनू सूद, तो पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले, ये भी पंजाब के ही मूल रूप से। किस कैडर के ही जानना आवश्यक नहीं, केवल हमें ये जानना है कि सीबीआई के नए डायरेक्टर प्रवीण सूद बनाए गए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर प्रारंभिक परीक्षा के लिए डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। पहले डॉक्टर मनोज सोनी साहब जो थे वो कार्यकारी अध्यक्ष थे यूपीएससी के, अब एक परमानेंट अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ये भारत के पहले ऐसे सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर हैं। तो सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर बने थे, मात्र 40 वर्षों में ये भारत के एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए, डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे अनंत माहेश्वरी। अनंत माहेश्वरी साहब जो है वो नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने, ये ध्यान रखें। अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने। नेस्कॉम मतलब क्या, NASSCOM। नाम से थोड़ा सा लगता है कि कोई टफ होगा, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है। ये एक प्राइवेट कंपनी है और एक प्रकार का ये एक ग्रुप है, एक प्रकार का ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है भारत की, जैसे इंफोसिस, IBM, ये सारी जो कंपनीज है भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, इन लोगों ने मिलकर नेस्कॉम को बनाया है। ये भारत में IT क्षेत्र के उद्योग का शीर्ष कंपनी, उसे ही नेस्कॉम कहते हैं, और उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अनंत माहेश्वरी। नेस्कॉम का फुल फॉर्म हम यहाँ पे लिखा हुआ है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इतना ही जानना है। और ये एक सॉफ्टवेयर एवं IT क्षेत्र की कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, एक ग्रुप भी कह सकते हैं। फिर हमें जानना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने, बस इतना जानना है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होते हैं वो किस प्रकार से उस पद पे आते हैं वो हमें देखना है। हम लोगों ने पहले के वीडियो में भी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, किस प्रकार बनता है और किस प्रकार वो कार्य करता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद हमें जानना है भारतीय मूल के अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। अजय बंगा जो है, जो भी दिल्ली में पढ़ा करते थे, अजय बंगा अब विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने। विश्व बैंक का आप देख लीजिएगा अलग से एक डिटेल में, एक पेज का नॉलेज आपको आवश्यक है विश्व बैंक का, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बैंक है और इससे रिलेटेड काफी सारे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं, और ये सभी चीजों का डिस्कशन पहले हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में कर चुके हैं। लगभग 17वां या 18वां ये प्रतियोगिता दर्पण है जो इस चैनल पे मेरे द्वारा अपलोड किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। 3 समिति है संसद की, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और एक लोक उपक्रमों पर संसदीय समिति। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये लोक लेखा समिति, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये लोक लेखा समिति क्या है, एक प्राक्कलन समिति क्या है, 2, और तीसरा लोक उपक्रमों पर समिति, लोक उपक्रमों पे समिति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, बंगाल से आते हैं और अभी वर्तमान में कांग्रेस के नेता है लोकसभा। दूसरे हैं गिरीश बापट, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। और तीसरे हैं संतोष कुमार गंगवार, बरेली से MP हैं, पिछले 25-30-20 सालों से यही है बीजेपी के MP बरेली से, संतोष कुमार गंगवार। ये हैं लोक उपक्रमों के समिति के अध्यक्ष। इसमें क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा समिति कौन है सदस्य के अनुसार, तो गिरीश बापट समिति, प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति के बारे में, लोक लेखा समिति होता क्या है ये हम लोग देख लेंगे। तो ये संसद की
वित्तीय समिति है, ये ध्यान रखना, ये एक वित्तीय समिति है, संसद की 3 वित्तीय समिति में से एक है। अध्यक्ष हम लोग देख लिए, अधीर रंजन चौधरी है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुन के आते हैं। और राज्यसभा के सदस्य को मत देने का इस समिति में अधिकार नहीं होता है, आपको सुझाव दे सकते हैं। इनका कार्य क्या है, वर्ग ये क्या करते हैं लोक लेखा समिति। ये जो समिति है ये करता क्या है कि जो भी हमारा अकाउंट है, भारत सरकार का जो अकाउंट है, और साथ में जो कैग हम लोगों ने सुना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है भारत सरकार का, उसके प्रतिवेदन का ये निरीक्षण करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन है उसका ये निरीक्षण करता है, और भारत सरकार का जितना भी बही खाता है उसका ये निरीक्षण करता है। इतना हमें लोक लेखा समिति के बारे में जानना है। सामान्यतः एक परंपरा है कि जो विपक्ष का लोकसभा में नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये एक परंपरा है, नियम नहीं है, लेकिन इस परंपरा को बहुत ईमानदारी से निभाया जा रहा है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, आप देखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संसद की तीनों वित्तीय समिति, तीनों समितियां वित्तीय है, इसमें एक लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पीएसी, प्राकलन समिति, एस्टिमेट्स कमिटी, और तीसरा लोक उपक्रमों पे समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अध्यक्ष पदों पर नियुक्तियां की है। लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ये नियुक्तियां होती है। एक और क्वेश्चन उभर के सामने आया, अधीर रंजन चौधरी इसमें अध्यक्ष बनाए गए, पिछले 3-4 वर्षों से यही अध्यक्ष। अगला जो हम लोग देख रहे हैं प्राकलन समिति, इसमें गिरीश बापट अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। 22 सदस्य जहां लोक लेखा का है, वही प्राकलन का 30। और एग्जाम में पूछता है संसद की जो 3 वित्तीय समितियां हैं, तो सबसे बड़ी समिति कौन है, तो प्राकलन समिति सबसे बड़ी, ठीक है। उसके बाद भाजपा के संतोष कुमार गंगवार सार्वजनिक उपक्रमों के संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया, ये महत्वपूर्ण है। पहले क्या था ना कि जो वित्त मंत्री होता था वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता था 1950 के दशक में, लेकिन 1967-68 से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य सब सदस्य के रूप में होते हैं, तो इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्टली चुन के नहीं आते। काम क्या है, यह समिति भारत सरकार के लोक लेखे पब्लिक अकाउंट्स, हमारा जो भी बही खाता है, साथ में कैग नियंत्रक एवं महालेखाकार के प्रतिवेदन का निरीक्षण करता है। यानी कैग जो प्रतिवेदन देगा उसका सुपरविजन करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। साथ में यह सुनिश्चित करेगा कि जो लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार ही विभिन्न मदों में खर्च किया जाए तथा व्यर्थ अथवा अपव्यय को रोका जाए। इस समिति के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाए। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो समिति है ध्यान रखता है कि भारत सरकार जो है वो आम जनता के पैसे का अपव्यय ना कर सके। एक एक हिसाब किताब यह समिति भारत सरकार से लेती है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाता है। प्रतिवर्ष इसका पुनर्गठन होता है। सरकार का कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो लोक लेखा समिति में नहीं आता है। समिति के किसी सदस्य को बाद में मंत्री पद सौंपे जाने की स्थिति में लोक लेखा समिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है।
अब है प्राक्कलन समिति। अभी हम लोगों ने बात किया एस्टिमेट्स कमिटी का 30 सदस्य होते हैं। अगर आप कंपेयर करिएगा, जहां लोक लेखा समिति में 22, वही यहाँ पे 30 होते हैं। ठीक है, इसमें देखना यह है कि एक और महत्वपूर्ण बात कि 30 के 30 सदस्य प्राक्कलन समिति के लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ राज्यसभा का व्यक्ति नहीं होता, राज्यसभा का एमपी नहीं होता है। 30 के 30 लोकसभा से चुने जाते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है, ये ध्यान में रखना है। अगर जितने भी वित्तीय कमिटीज हैं तीनों, इसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, यहाँ पे ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री देगा, लेकिन आंसर याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष। 30 सदस्य हुआ, लेकिन यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति का सदस्य है, लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष है, तो स्वयं ही समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। अब अगर प्राक्कलन समिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष को रखा जाएगा, तो स्वतः ही प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष वही होगा। तीसरा है लोक उपक्रमों पर संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी है और पब्लिक अंडरटेकिंग्स का। लोक उपक्रमों पर इस संसदीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। यहाँ पे सिमिलैरिटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, यहाँ भी 22 है। 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा से, इसमें राज्यसभा को लिया जाता है। इतना हमें जानना है। एक चीज लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ष समिति के 1/5 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, 1/5 सदस्य हट जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, ये लोक उपक्रमों के संसदीय समिति जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स कंपनीज हैं, जैसे महारत्न या नवरत्न, उसके ये अध्यक्ष होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग आएंगे अवार्ड में, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, छूट गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए किया गया। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए सीवीसी का गठन किया गया 1964 में। के संथानम की अध्यक्षता में किया गया। वैधानिक अधिकार 2003 में मिला, इतना हमें ध्यान में रखना है। 65 वर्ष तक कोई व्यक्ति यहाँ पे इस पद पे रह सकता है। अब पुरस्कार में हम लोग देखेंगे टेम्पल्टन पुरस्कार 2023। टेम्पल्टन पुरस्कार किसे मिला? तो ये जो फिगर है जिस मैडम का एडना, इन्हें भी टेम्पल्टन पुरस्कार मिला, ये ध्यान में हम रखेंगे। डॉक्टर एडना अदन को टेम्पल्टन पुरस्कार मिला। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो एडना को मिला, और उसके अलावा कुछ भी हमें नहीं जानना। अब थोड़ा सा ज्यादा जानना चाहते हैं तो जॉन टेम्पल्टन एक व्यक्ति थे, उन्होंने फाउंडेशन बनाया, जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन, और 1973 में ये पुरस्कार शुरू हुआ। कभी नहीं आपसे पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। यह पुरस्कार विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया जाता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। बस इतना हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है गुइलेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो गुइलेमो कानो फ्रीडम पुरस्कार है, कौन देता है? यूनेस्को देता है। कहीं पे लिखा हुआ होगा, ये पुरस्कार यूनेस्को देता है। गुइलेमो कानो जो थे वो कोलंबियाई पत्रकार थे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा ईरान की जेल में, ये पूरा पढ़ लेना है हम लोग को। ईरान की जेल में विरुद्ध 3 महिला पत्रकार, निलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन 2 मोहम्मदी महिला और एक नीलोफर, इन तीनों को गुइलेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 का मिला है। यूनेस्को ये पुरस्कार गुइलेमो कानो पुरस्कार देता है, ये हमें ध्यान रखना है। विश्व प्रेस फ्रीडम डे जो होता है 3 मई, उसी दिन दिया जाता है ये पुरस्कार। गुइलेमो कानो कोलंबियाई पत्रकार थे। बस इतना ही हमें जानना है। और थोड़ा सा जानना चाहते हैं
1986 में इनकी हत्या कर दी गई थी। 1997 से पुरस्कार दिया जा रहा है। यानी कि गुइलेमो कानो एक कोलंबियाई पत्रकार थे जिनकी हत्या 1986 में की गई। उन्हीं के याद में 1997 से ये पुरस्कार 3 मई को दिया जाता है और 2023 में ईरान की जेल में बंद 3 महिलाओं को दिया गया है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला पुरस्कार है लता अगला पुरस्कार है दीनानाथ पुरस्कार। ठीक है, तो लता मंगेशकर आशा भोसले को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। पहला पुरस्कार मोदी जी को दिया गया था और दूसरा पुरस्कार आशा भोसले को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। लता मंगेशकर आशा भोसले के पिता थे, उन्हीं के याद में लता जी के बाद लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया। सबसे पहले मोदी जी को ये पुरस्कार मिला, उसके बाद आशा भोसले को ये पुरस्कार मिला। इसमें इसके अलावा कुछ हमें नहीं जानना। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब किसी भारतीय को या किसी एशियन को ये पुरस्कार मिला, जिसे पिछले बार मिला था, इस बार किसी भारतीय को मिला नहीं। तो हमें इसमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जिसकी घोषणा लंदन करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार देखिए, पिछले बार किसे मिला, गीतांजलि श्री को मिला था, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस बार 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी, बस एक नाम ध्यान रखिएगा, जॉर्जी को मिला है, जो बुल्गारिया की रहने वाली है। उन्होंने उपन्यास लिखा है टाइम शेल्टर। और इसका अनुवाद अंग्रेजी में एंजेला रॉडेल ने किया। पहले होता था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में केवल इंग्लिश मीडियम वाले बुक को भी अंतरराष्ट्रीय बुकर मिलता था, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे भाषाओं में अंतरराष्ट्रीय बुकर मिलता है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे पिछले बार गीतांजलि श्री ने लिखा था हिंदी में, और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसी और के द्वारा किया जाता है, और जब वो पुरस्कार जीता जाता है तो आधा आधा रकम ट्रांसलेटर और राइटर दोनों में बांट दिया जाता है। तो जॉर्जी ने प्योरली इंग्लिश में इस बुक को नहीं लिखा है, टाइम शेल्टर को, अंग्रेजी अनुवाद एंजेला ने किया। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद एंजेला ने किया है, टाइम शेल्टर इनके बुक का नाम है। उसके बाद जितना भी डिटेल है कोई आवश्यकता नहीं है, आप इन सभी चीजों को छोड़ दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और पुलित्जर पुरस्कार देखना है। पुलित्जर पुरस्कार है क्या? तो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में हमें ये जानना है कि पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। विशेष रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में, ड्रामा और संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। कौन देता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय पुलित्जर पुरस्कार प्रदान करता है। ये हमें ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है पुलित्जर पुरस्कार मिलता क्यों, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को इस बार पुलित्जर पुरस्कार मिला, उतना कभी याद भी नहीं रहेगा, एग्जाम में पूछता भी नहीं है ये सब। तो सिर्फ एक आप इसे क्या करिए कि इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम में इतना याद रहेगा नहीं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार इन 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, किसको याद किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए। तो इतना पे हमें याद करके छोड़ देना, इसको याद नहीं रखा जा सकता। और आपसे एक ही पुरस्कार पूछेगा, उसके लिए 200 याद रखने का क्या आवश्यकता। बस ये याद रखना है कि भारत से किसको मिला, भारत से किसी को मिला है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग को छोड़ते चलना है, आगे बढ़ना है। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, ये एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार पूछ गया कि लॉरियस पुरस्कार किससे संबंधित है। तो लॉरियस पुरस्कार विश्व खेल से संबंधित है, और लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार किसे मिला है 2023 का? तो लियोन मेसी को मिला है और दूसरा सैली को मिला है। खेल के क्षेत्र में लियोन मेसी को और सैली को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार मिला है। मेसी जहां अर्जेंटीना के फुटबॉलर है और सैली जो है जमैका की एथलीट है।
बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे डार्क में लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोन मेसी को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जमैका की एथलीट शैली को मिला है। इतना ही हमें जानना है। फिर अगला है आईफा अवार्ड। कान फिल्म फेस्टिवल में इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं था, बस सिर्फ हमें समझना कान फिल्म फेस्टिवल क्या है। फ्रांस का ये एक प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है। 76 नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था। कांस एक शहर है वहाँ, और बहुत सारा इसमें पुरस्कार दिए थे, पाल्म डी और पुरस्कार, और ये सभी चीजों को आप स्किप कर लीजिए, याद भी नहीं रहेगा, पूछेगा भी नहीं, आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। हमें ध्यान रखना है आईफा अवार्ड, ये भी हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इसे याद रखना आसान है, हम लोग देख लेते हैं। आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन को, और अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला। एक मूवी थी विक्रम वेदा, उसके लिए ऋतिक को, और काठियावाड़ी एक मूवी इस तरह के कुछ आई थी, उसके लिए आलिया भट्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आईफा का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, और संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में। 2023 के इस पुरस्कारों के तहत अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित दृश्यम 2 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 आईफा के द्वारा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो आर माधवन की रॉकेटरी को दिया गया है। ये पिक्चर देखने लायक है, रॉकेटरी द नाम भी फैक्ट। विक्रम वेदा के लिए ऋतिक रोशन को, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट। इतना आप पढ़ लीजिएगा, काफी है। सर्वश्रेष्ठ मूवी दृश्यम 2 आईफा में, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन रॉकेटरी के लिए, जो 3 इडियट्स में भी थे, और विक्रम वेदा एक्टिंग के लिए ऋतिक रोशन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं जानना है, हमें ये भी समझना है कि इन चीजों को छोड़ देना है। ठीक है, अब सीधा हम लोग को आना है, और सबको छोड़ते हुए वर्ष दिवस सप्ताह पे छोड़ देना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1 मई महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, मजदूर दिवस इस दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो हमें इतना पढ़ लेना है क्यों मनाया जाता है। 1 मई जिसे मई दिवस या श्रम दिवस भी कहते हैं, उन शहीद श्रमिकों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, जिन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में उचित सेवा शर्तों, शोषण एवं दमन के खिलाफ आवाज उठाई थी। यानी कि अमेरिका में जो शहर है शिकागो, वहां पे मजदूरों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई उस दिन 1 मई को। यही कारण है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये किसी भी लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मई को मजदूर दिवस है तो क्यों है। शोषण के खिलाफ शिकागो में आवाज बुलंद की गई थी मजदूरों के द्वारा। 1886 में विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया जाता है। मई का पहला मंगलवार, जब पहला मंगलवार दूसरा मंगलवार आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप वैसे पढ़ सकते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2 मई, सांस की एक समस्या होती है अस्थमा। 3 मई इंपॉर्टेंट है, हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं। विश्व प्रेस फ्रीडम डे। वैशाख दिवस महात्मा बुद्ध की याद में मनाया जाता है, वैशाख पूर्णिमा। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, 7 मई को, ये इंपॉर्टेंट। विश्व थैलेसेमिया डे, विश्व थैलेसेमिया डे 8 मई को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है थैलेसीमिया, क्योंकि ये एक रोग है, रक्त विकार है, ब्लड की एक खराबी है, जिसे हम लोग थैलेसीमिया कहते हैं। ये एक पॉइंट याद रखना, आनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर होने वाला ये बीमारी है थैलेसीमिया। इसमें होता क्या है कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन और दूसरा जो आरबीसी है उसकी कमी होने लगती है, तो थैलेसीमिया होते हैं। हीमोग्लोबिन यदि कम होगा तो शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा, और व्यक्ति की दम घुटने से मौत भी हो सकती है।
तो विश्व थैलेसीमिया डे 8 मई हमें पूरी तरह से याद रखना है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे है, रेड क्रॉस एक सोसाइटी है, विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई, ठीक है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, ये याद रखना। दूसरे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगला वाला छोड़ सकते हैं। 15 मई याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस महत्वपूर्ण है। फिर हमारे लिए विश्व संचार दिवस महत्वपूर्ण है, 17 मई का विश्व संचार दिवस महत्वपूर्ण है। फिर अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे महत्वपूर्ण है, 18 मई का अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे महत्वपूर्ण है। 21 मई भी हमें याद रखना चाहिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इस दिन हत्या हुई थी। और 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस भी मनाया जाता है। 22 मई एग्जाम में बहुत बार पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस महत्वपूर्ण। जवाहरलाल नेहरू 27 मई को गुजर गए थे 1964 को हार्ट अटैक से, ये इंपॉर्टेंट है। फिर संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहली बार 1826 को एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया, साप्ताहिक समाचार पत्र था, कलकत्ता से निकला था, पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, जिसका नाम था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड हमारा पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, सप्ताह में एक बार निकलता था, हिंदी का था, कलकत्ता से निकला था 30 मई 1826 को, फिर इस पे बैन लगा दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुर्घटना में हमें केवल जानना है भारतीय सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर कश्मीर के किश्तवाड़ में, नहीं लिखना चाहिए, के लिखना चाहिए, कश्मीर के किश्तवाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एग्जाम में पूछेगा कि कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना ने कौन सा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं देखना। सम्मेलन में ये देख लेना है G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में संपन्न हुई। पर्यटन की बात होगी तो श्रीनगर का बात होगा, इससे आपको कोरिलेट कर लेना है। और G20 का पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में हुई। अब हमें देखना है ऑपरेशन और एक्सपेडिशन। समुद्र शक्ति एक अभियान पूछेगा, किसका अभियान है, तो हमें बताना है नौसेना का यह अभियान। किन दो देशों के बीच में होता है समुद्र शक्ति, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। भारत और इंडोनेशिया प्रयास करते हैं कि प्रति वर्ष एक समुद्र शक्ति नामक अभ्यास किया जाए आपस में, ताकि आपस में सौहार्द भी बना रहे। भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास होता है, जिसे नाम दिया गया है समुद्र शक्ति 2023, ठीक है। इंडोनेशिया के बैटम में ये आयोजित किया गया है, हमें इतना ही ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ना है और यहाँ पे देखना है आसियान भारत समुद्री अभ्यास। आसियान एक ग्रुप है जिसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। आसियान भारत समुद्री अभ्यास, एक तरफ आसियान ग्रुप रहता है, आसियान के जो 8-10 कंट्रीज हैं वो, और एक तरफ भारत, इनका समुद्री अभ्यास होता है। सिंगापुर में ये समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि भारत की ओर से इस लाइन में INS दिल्ली वो INS सतपुरा ने भाग लिया था इस संयुक्त अभ्यास में। INS दिल्ली एक जहाज का नाम है और INS सतपुरा, इन दोनों ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था, ठीक है। खेल कूद में ये इंपॉर्टेंट है, चीन रिकॉर्ड 13वीं बार सुदीरमन कप का विजेता। सुदीरमन कप का मतलब क्या होता है? बैडमिंटन के क्षेत्र में सुदीरमन कप होता है,
और सुदीरमन कप को इस बार चाइना ने जीता है, बस हमें ये ध्यान रखना है। सुदीरमन कप जो बैडमिंटन से संबंधित है उसे चाइना ने जीत लिया है और सभी को छोड़ देना है। फिर हम लोग देखेंगे मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में हमें देखना है जो विश्व मुक्केबाजी हुआ है इसमें भारत, विश्व मुक्केबाजी अभी हुआ है 5 राष्ट्रों के बीच, इसमें भारत ने 3 पदक जीते हैं और तीनों पदक कांस्य में जीते हैं। ये ध्यान रखना है, विश्व मुक्केबाजी में 3 पदक भारत ने जीते, तीनों पदक कांस्य थे। 1 नंबर पे मुक्केबाजी में उज्बेकिस्तान रहा था कुल 9 पदकों के साथ, बस और कुछ नहीं देखना है। और मुक्केबाजी में जो 3 पदक है वो नाम भी ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि आजकल प्लेयर्स का नाम भी पूछा जा रहा है। तो दीपक भोरिया, मोहम्मद उस्मा उस्मामुद्दीन और निशांत देव, ये तीनों विश्व मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीते। दीपक भोरिया, मोहम्मद उस्मामुद्दीन, निशांत देव, तो ये तीनों हमारे मुक्केबाज प्लेयर हैं। अब हमें देखना है दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। डायमंड लीग जो होता है वो जैवलिन थ्रोअर्स के बीच होता है और डायमंड लीग जो हुआ दोहा में हुआ। दोहा राजधानी है कतर की, कतर में ही डायमंड लीग हुआ था और उसमें गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, हरियाणा के रहने वाले। ठीक है, विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 जैवलिन थ्रोअर्स में नंबर 1 पे हमारे नीरज चोपड़ा है। पाकिस्तान के अरशद नदीम भी एक बार एक रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा का ब्रेक कर चुके हैं, अरशद नदीम, इनका नाम हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये वाला, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की मेजबानी में हुआ, ये ध्यान में रखना। यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलो इंडिया गेम्स होता है, इस बार उत्तर प्रदेश में मेजबानी हुआ है। ठीक है, और शुभंकर बनाया गया है जीतू। ये जो है जानवर, इसका नाम है जीतू, जो एक प्रकार का बारहसिंगा है, इसे मैस्कॉट बनाया गया है। शुभता का जो प्रतीक होता है वही जीतू, इसका शुभंकर है। ये हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और एक ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर भी यही है। आईपीएल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग को देख लेना है। आईपीएल 16 नंबर का इस बार आईपीएल था, 2008 से आईपीएल शुरू हुआ था, आप उसे काउंट करिएगा तो 16वां नंबर का ये आईपीएल था। ठीक है, विजेता चेन्नई हुई है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। 20 करोड़ रुपया उन्हें मिला, ये भी ध्यान रखना कि 20 करोड़ रुपया मिला इस बार आईपीएल के विजेता को। उप विजेता गुजरात टाइटंस, ये हार्दिक पांड्या की टीम उप विजेता। ये हम देख लीजिए, टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शुभमन गिल, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किसे मिला ये ध्यान में रखना। ऑरेंज कैप बैट्समैन को मिलता है, शुभमन गिल को भी मिला, तो सबसे अधिक रन इन्होंने बनाया था। और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को, दोनों भारतीय, ये हमें ध्यान में रखना। उसके बाद आप सब क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही हम लोग को ध्यान में रखना है। अब एक देख लेंगे 16वां नंबर का जो ये था, हाँ इतना हम लोगों ने देख लिया, और इतना ही काफी है इस प्रतियोगिता दर्पण के लिए। बहुत सारा फैक्ट्स है जो छोड़ दिया जाता है, अगर आप उसमें उलझिएगा तो आप याद नहीं रख पाइएगा जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है। यदि आप उसे खुद नोट डाउन कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर है। वैसे इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगस्त के प्रतियोगिता दर्पण के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।